डॉक्टर साकिब सुहेल के नोट से कवर करूँगी, जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे एचडी हैं, तो इनके नोट से मैं बेसिकली पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह बाकी बच्चों को भी इससे समझ आ जाएगा। ओके, सो इसमें आपको बेसिकली मैं ये बताती हूँ कि एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो गाइटन का, ठीक है, जो गाइटन के अलावा है, जो थोड़ा सा पार्ट से ऐड करते होते हैं, वो थोड़ा सा बता दूंगी। और बाकी ये जो मैंने साइड पे लिखा है कुछ वैल्यूज़ वगैरह जो मुझे याद नहीं रहती, उनको मैं फ्रंट पेज पे लिख लेती होती हूँ ताकि मुझे ना वो चीज़ भूले ना। जैसे ये TLC वगैरह, तो मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, टाइडल वॉल्यूम वगैरह, इनके अमाउंट्स क्या है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वगैरह। तो इस तरह से जो है वो मैं करती होती हूँ, आप भी ऐसे कर लिया करें। ये वैसे गंदा तरीका, आप थोड़े मुहज़्ज़ब तरीके से करिएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेज है ना नोट्स का बच्चों, ये बच्चों है टॉपिक इंट्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखें 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं, कम से कम 12 से 15 मरतबा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप 12 to 15 टाइम्स जो है ना वो रिस्पिरेशन करते हैं 1 मिनट में। उसके बाद जो है हम एक एयर के साथ, हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है ना, टाइडल वॉल्यूम होता है कि कितनी आप एयर अंदर ला रहे हो, कितनी डाल रहे हो। बाकी सारे मैं वॉल्यूम्स आपको तब समझाऊंगी ना, तो तब आपको बताऊंगी टाइडल वॉल्यूम क्या है। एक ब्रीथ में आप जितना वॉल्यूम लेके आ रहे हो अंदर, बाहर निकाल रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, वो 500 ml है, ठीक है, यानी आधा लीटर। इसमें से हमारे पास जो ऑक्सीजन जितनी एंटर हो रही है ना वो 250 ml है। भाई ये 500 की 500 ml ऑक्सीजन नहीं है, आपकी एयर जो है, आप एयर अंदर ला रहे हो वो 500 ml है। एयर में तो और भी बहुत सी गैसेज हैं, तो वो ये बताना चाह रहा है कि इस 500 में से 250 ml जो है ना वो आप एक ब्रीथ के साथ ऑक्सीजन अंदर लाते हो, ठीक है, पर मिनट। एंटर्स द बॉडी पर मिनट, सॉरी नॉट पर ब्रीथ, ये पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 250 ml लाते हो। और इसके अलावा 1 मिनट में CO2 जो है वो कितनी एक्सक्रीट करते हैं, 200 ml, ठीक। और जो बाकी वाली चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा वैसे लिखा है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ एनेटमी है और कुछ वैसे होंगी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये वैसे नहीं लिखा जी, इसमें आपको कॉम्प्लिकेट चीज़ लिखी भी, जैसे COPD वगैरह, तो ये आगे आएगा, तो इसमें मैं आपको तब बता दूँगी। अब इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट पेज जो है हमारा, इसमें क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेलुलर और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होती है। ये हमने पहले बच्चों वाली बात हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन है और एक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन दो होती है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन ये है कि आप हवा को अंदर लेके जा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, बाहर निकाल, इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, ये क्या है, ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन आप इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हो। सेलुलर रिस्पिरेशन ये है कि वो ऑक्सीजन जो आपने इंस्पायर करके अंदर लाई, जब वो आपके सेल्स को मिल गई, ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो उसके ऑक्सीजन से ATP बनाने में इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ATP चाहिए, जिसके लिए हम सारा खाना भी खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लाते हैं, फिर उसके बाद हम उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है, उसकी ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेके आते हैं ताकि उससे ATP निकाल सकें। तो मेन मकसद है हमारा ATP, ठीक है, इसी ATP के लिए हम खाना खाते हैं और इसी ATP के लिए हम सांस लेते हैं। तो हम अगर खाना नहीं खाएंगे हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, अगर हम सांस नहीं लेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, और अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में नहीं मिलेंगे तो ATP नहीं मिलेगा, और अगर ATP नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्लूकोज भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, ATP भी ज़रूरी है। तो अब ये देखें, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप ऑक्सीजन इंस्पायर कर रहे हो, फिर ऑक्सीजन जो है वो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में आती है, फिर ये आपके हार्ट में गई, ठीक है, हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाता है। यहाँ से जो है फिर वो आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में जो है आपकी ऑक्सीजन भेज देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट में जो है एट्रिया, वेंट्रिकल, ठीक है, फिर ये पंप करता है और फिर उसे दोबारा लंग्स के पास भेजता है ताकि तुम इसको ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दो, ठीक है। क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन अपने नोज़ के थ्रू लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेरिंग्स, ठीक है, ट्रेकिया, फिर इसके बाद वो 2 पाइप्स आते हैं आगे, ठीक है, उन 2 पाइप से ट्रेकिया में आई, ट्रेकिया के बाद जो है वो लंग्स में गई, ठीक है, लंग्स में गई, लंग्स में इधर जो है वो नीचे इधर हार्ट पड़ा हुआ है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, मेरे ख्याल है मैं दूसरे वाला बनाती हूँ। ये हार्ट भरा हुआ है, ये ब्लड को पंप करके जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे भेज रहा है लंग्स के पास। लंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, लंग्स उसमें जो ऊपर से ऑक्सीजन है वो ऐड कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ऐड करके उस ब्लड को वापस भेज रहे हैं हार्ट के पास, ठीक है, और ये पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, ठीक है, और इसमें 2 फेजेस आ जाते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आ जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है भाई, हमारे पास जो है इसका एक ठीक ठाक फंक्शन तो इसका ये है कि हम जो है वो इससे रिस्पायर करते हैं, ठीक है, इंस्पायर ऑक्सीजन अंदर लेके आना है, वो ऑक्सीजन आएगी। अगर हम सिर्फ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिलेगा हमें, लेकिन हम उस ग्लूकोज को एनारोबिक तो कर सकते हैं रिस्पिरेशन के, हम ऑक्सीजन के बगैर उससे थोड़ी बहुत ATP निकाल दें, लेकिन हमें एरोबिक रिस्पिरेशन करने के लिए ना प्रॉपर ATP के लिए जो है वो सारा जो मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। मतलब आपको ATP अगर उसमें से निकालना है
तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एरोबिक रिस्पिरेशन भी करना है, एनारोबिक हम ज़्यादा देर तो नहीं कर सकते ना, और उससे हमें ज़्यादा एटीपी भी नहीं मिलता। तो अब जो है एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा क्या फंक्शन है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। हाँ ये तो करता है, एटमॉस्फेयर और ब्लड के दरमियान गैसेज एक्सचेंज कर रहा है। आपकी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो उसको जो है वो हम बाहर कर रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर से लेकर अंदर आ रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स की पीएच भी मेंटेन करता है। जब बॉडी की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, हमारी बॉडी में H2CO3 एसिड है, ठीक है एक। अब जब ये ज़्यादा हो जाएगा ना बॉडी में ज़्यादा, तो फिर एसिड तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। एसिडिक पीएच होती है जब मतलब पीएच लो हो जाएगी। फिर ये H2CO3 टूटता है दो चीज़ों में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, वो कहता है इसको ना H2CO3 को ना ज़्यादा जो है वो ये टूटेगा जब, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगा। अब उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाएगा, और ये जो है आपके पास आप इस तरह से H2CO3 को कम कर देंगे। तो पीएच को भी मेंटेन करते हैं। फिर इसके अलावा एक्सक्रीशन करते हैं वाटर वेपर्स की, ठीक है, कभी वो हमारी जो हम एयर एक्सपायर करते हैं उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं। अच्छा, वोलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे एसीटोन वगैरह ये भी हम रिलीज़ करते हैं। एसीटोन जो है ना, इसको मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं ना बेसिकली, अच्छा ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ लाइन समझाने के लिए कि उसको डीप डाउन कंसेप्ट किया। बेसिक बात यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड लिखा है ना उसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है, लाइनें तो सब पढ़ लेते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें अगर कीटो एसिडोसिस हो, ठीक है, ये टाइप 1 में होता है। तो कीटो एसिडोसिस होता है ना जब, तो ये खैर ये थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री आ जानी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही कि ये कैसे होता है, लेकिन होता है ना जब, तो उसमें एसीटोन प्रोड्यूस होता है। अभी इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है आपके लिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ना कीटो एसिडोसिस होता है, उसमें एसीटोन प्रोड्यूस होता है। ये जो एसीटोन है ना, ये कीटो एसिड है, ठीक है, कीटो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ये एसीटोन जो है ना, ये आप एक्सपायर कर सकते हो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो ना, वैसे आप एक्सपायर कर सकते हो। और इस एसीटोन की ना बहुत फ्रूटी स्मेल होती है, तो इसलिए ज़रा जो आप, वैसे पेशेंट बड़े कॉमन है, तो अपने घर में कहीं देखिएगा कि जो इस तरह का जो पेशेंट होते हैं उनके माउथ से ना फल जैसी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, फ्रूटी ऑर्डर होता है उनका। अच्छा, रिस्पिरेटरी मैं सारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को नहीं कह रही कि बाद में कहें कि बाजी ने गलत बताया था, मैं कीटो एसिडोसिस के केस की बात कर रही हूँ। अच्छा, रिस्पिरेटरी मसल्स जो हैं आर यूज ड्यूरिंग दी, इसके अलावा हम जब हंसते हैं, हम जब सिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, इन सब में रिस्पिरेटरी मसल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा नॉन रिस्पिरेटरी फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बॉडी के बजाय मुझे कहना चाहिए लंग्स में। तो सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट जो है ना, ये सरफेस टेंशन को कम करता है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, तो अब अगर कोई बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 7th मंथ में बेबी अगर डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें हम सर्फेक्टेंट जो है बेबी को देना पड़ता है, ताकि वरना उसके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसका फंक्शन भी आगे आएगा, मैं आपको तब डिटेल से बता दूंगी। प्रोटीन सिंथेसिस फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है, दायरा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सारा, इतना सारे एल्वेल है, सारी चीज़ें, ठीक है, इन सबको उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। कैपिलियरी एंडोथेलियल रिस्पिरेटरी, इसमें एंजियोटेंसिन रिलीज़ करती है। अच्छा, हमारे ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कैपिलरीज होती है ना लंग्स की, इसमें ना यहाँ पे इसकी एंडोथीलियम जो है, एंडोथीलियम होती है कैपिलरीज की, जो एपिथीलियम इसे आप एंडोथीलियम कहते हैं। यहाँ पे ना एक एंजाइम होता है जिसे आप बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, जिस पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, मैं कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया पेशेंट का, तो उनमें क्या होता है, अच्छा ये पूरा मैकेनिज्म है, ये भी मैं आगे बताऊँगी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में। थोड़ा सा इसकी यहाँ तक आपको ये लाइन हजम हो जाए तो इतना बता देती हूँ गुजारे लायक। डिटेल में बाद में बताऊँगी जब ये चैप्टर आएगा, कि हमारे यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को ना एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और फिर जो है ना ये मतलब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है उसको राइज करता है। सिग्नल ये है कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने 1 को 2 में कन्वर्ट किया है, और ये अब ब्लड प्रेशर आपका राइज हो जाएगा। तो बॉडी इसी तरह से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वगैरह उनसे काम करती है। अच्छा, इसमें बहुत सी वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो रोल है वो इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये IgA, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। फिर इसके अलावा मैक्रोफेजेस होते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई बाहर से एयर के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको किस तरह से अब ख़त्म करना है, ज़ाहिर है वो अंदर तो नहीं ना रहना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो है ना, जब ये इसका मैं आगे चैप्टर आएगा तो मैं आपको तब बताऊँगी कि ये एस्थमा वगैरह जो है इनकी पैथोफिजियोलॉजी में है ना, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा, इसको एस्मा की पैथोफिजियोलॉजी ना मैंने अपने चैनल पे मेरे ख्याल है इकोसिनॉइड वाली जो वीडियो है ना उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ पे ना ल्यूकोट्राइन्स का जिक्र आता है, तो मैंने तब आपको बताया था कि एस्मा जो है ना उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और उसमें किस तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम में मास्ट सेल होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, और क्यों जो है वो कुछ लोग जो है वो एलर्जिक होते हैं, कुछ नहीं होते इन चीज़ों से। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी स्ट्रक्चर। अब ये देखेंगे ये चीज़ मेरे ख्याल है गाइडन में ऐसे नहीं होगी, ये सर ने थोड़ा सा एडिशनल दी हुई है। तो अब आगे गाइडन वाला तो होता ही होता है सर के नोट्स में, इसके अलावा दूसरा मटेरियल भी होता है आपको। आप पहली वीडियो जो मैंने आपको बताई है अबाउट के रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी आपने कहाँ से कवर करनी है, किन सोर्सेज से कवर करनी है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लेना, वो ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी सिस्टम। तो पल्मोनरी सिस्टम क्या है भाई, वही ये बात कर रहे हैं कि अपर जो है वो रीजन रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो पूरा जो है कि अपर एयरवे होता है, ठीक है, वो लेरिंग्स तक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ऊपर वाला जो है नोज तक वो इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। और जो लेरिंग्स है वहाँ पे हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स जब यहाँ से एयर गुजरती है ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। लेरिंग्स होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स, और ठीक है हमारे पास यहाँ से जब वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके दरमियान ये 2 बैंड्स के तौर पे, और जब एयर गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं जिससे स्पीच प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जिसका ऊपर पार्ट होता है नोज़ वाला, ठीक है, वो क्या करता है, ऑल्फेक्शन, मतलब ऑल्फेक्शन होता है सूंघना किसी चीज़ को ना, तो ऑल्फेक्शन में आ जाता है वो पार्ट। अच्छा, तो इसके अलावा जो ये अपर एयरवे है ये एयर को वार्म भी करता है और उसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी ऐड करता है। ये चीज़ आपने देखी होगी मेरे ख्याल है कि जब हम सर्दियों में स्पेसिफिकली हम एयर जो एक्सपायर करें आप आगे हाथ रखें अगर कभी देखें तो वो वार्म होती है। अच्छा, अब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पर्टिकुलरली ये क्लिनिकल नोट है जिसमें सर ने बताया कि लार्जर दैन 30 to 50 माइक्रोमीटर इन साइज़, यानी कि इस साइज़ के से जो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं ना 30 से 50, वो आपके रिस्पिरेटरी पैसेज में ना आगे एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। ये भरे हैं, ठीक है। साइज 10 टू नॉट बी इनहेल्ड थ्रू द नोज, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल 5 to 10 माइक्रोमीटर है ना वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी नेजोफेरिंग्स को। नेजोफेरिंग्स क्या है, हमारी फेरिंग्स क्या है, मस्कुलर पैसेज वे है बिटवीन ये जो एसोफेगस और ट्रैकिया दो है ना आपके, ठीक है। आगे ये इनका कॉमन पैसेज वे होता है। तो आपकी जो नोज़ है ना, 1 मिनट, ये आपकी नोज़ है, ये आपके लिप्स है। तो जो इतने बुरे आपके लिप्स नहीं होते, ये हमारी, सॉरी मैं थोड़ा कैमरे की तरफ देख नहीं रही थी, अब देखा। नोज़ के पीछे जो है वो नेज़ोफेरिंग्स होता है ना, तो उसमें बात कर रहे हैं जो आपने एयर इनहेल की, ये आपकी नोज़ है, और एयर इनहेल की आपने, ये नेज़ोफेरिंग्स में आई, और नेज़ोफेरिंग्स जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 5 to 10 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो आ गए। अब ये नेज़ोफेरिंग्स में आ गए, इससे क्या होगा, ये एयरवे में ये इधर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं, मसला कर सकते हैं आपको, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दिस पार्टिकल्स जो है वो सेटल और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और नो अदर फेरेंस की म्यूकस मेम्ब्रेन पे बैठ जाएंगे, और इन बिकॉज ऑफ द मोमेंटम दे डू नॉट फॉलो द एयर स्ट्रीम, ठीक है। एंड द इम्पैक्ट ऑन द टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स, ठीक है। टॉन्सिल्स जो है वो एडिनोइड्स वगैरह उनको काम ख़राब करते हैं उनका। अच्छा, कंडक्टिंग एयरवे फिर आगे आ जाए, फिर इसमें क्या है कि अभी ये डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है। पहले जो है वो हमारा ट्रैकिया था, फिर ये 2 में डिवाइड हुआ ब्रोंकाई है, फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक जो है ना ये कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन ये है कि इनकी एपिथेलियम ऐसी है कि यहाँ से ना ये पाइप है, पाइप के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बाहर को नहीं जा सकती, ठीक है। इसे इसलिए इसको बोला है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग यानी कि ये वो ट्रैफिक है कि ये सड़क है जो ऑक्सीजन को लेके आ रही है, ये आपकी नोज़ से ऑक्सीजन लेके आ रही है। उसके बाद रिस्पिरेटरी जोन वो वाली जोन है जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है आपके ब्लड के साथ, ठीक है। ये आपकी एपिथेलियम है, इसमें जो है वो आपका आरबीसी बहुत ही ज़्यादा सैड है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास आया है, ठीक है। तो अब लंग्स जो है वो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, और ये कहाँ पे, ये काम कहाँ पे होगा, एक्सचेंज वाला, ये होगा रिस्पिरेटरी जोन में। आपके ट्रैकिया ये नहीं कर सकते, ब्रोंकाई नहीं कर सकते, ब्रोंक्यूल गैस एक्सचेंज नहीं कर सकते, टर्मिनल ब्रोंक्यूल नहीं कर सकते, रिस्पिरेटरी जोन में होगा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर इसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ठीक है। और एल्वियोलर सैक बेसिकली जो है फंक्शनल यूनिट, जहाँ पे जो है आप मतलब बेसिक जो है वो सारा काम जो एक्सचेंज वगैरह का वो होता है। उसके बाद ये थोड़ी सी आप देखें, ये साथ में सर ने कितना ये हिस्टोलॉजी आ गया। अच्छा, ये स्टार्ट में है, इसके बाद फिजियोलॉजी आगे स्टार्ट होगी। हिस्टोलॉजी ये कि हमारे पास जो है ना कौन सी एपिथेलियम होती है, यहाँ पे जो बेसिकली रिस्पिरेटरी एपिथेलियम है ना, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल है। ये मैंने आपको ड्रॉ करनी भी सिखाई हुई है बच्चों, जब वीडियो भी है इसकी प्लेलिस्ट में। सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड
हिस्टो के नाम से होगी। कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, ठीक है। सीलिया तो चाहिए ना, सीलिया होंगे तो ये सीलिया आएंगे, कोई पार्टिकल आएगा उससे जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, ये मूव करते हैं। उसके बाद गॉबलेट सेल वगैरह होंगे, म्यूकस वगैरह आपको चाहिए, आपने उसको मॉइस्ट रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल सिलिएटेड सेल्स होते हैं, इनका मैंने आपको बता दिया। और ये मूव कैसे करते हैं, ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिलिया आर बास्ट इन पेरीसिलियरी फ्लूइड वेयर दे टिपिकली बीट एट द रेट ऑफ 10 to 15 हर्ट्ज, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बीट करने की, 10 to 15 हर्ट्ज, ठीक है। ये मैंने सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ड्रॉ की भी है। और The ciliary mechanism is capable of moving particles away from the lung at a rate 16 मिलीमीटर पर मिनट। तो सिलियरी मैकेनिज्म होता है प्रॉपर सारा जो मूव करता है, आके कोई भी पार्टिकल आ गया उसको आउट करते हैं। सिलियरी मैकेनिज्म एक बार रीड करिएगा यहाँ से कि किस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये देखें पार्टिकल्स जो है ये आप पुश पुश ऊपर करते करते फिर आपके नोज तक लाएंगे और वो आप बाहर एक्सपेल कर दोगे, ठीक है। तो ये उसके बाद सिक्रेटरी सेल्स होते हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। बेसिकली ये सेल कौन से होते हैं कौन से नहीं, थोड़ा सा ना हिस्टो वाला पॉइंट आ रहा है। तो रिस्पिरेशन हिस्टोलॉजी बेसिकली। अच्छा चलें, अब ये जो सिक्रेटरी सेल्स हैं उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको इनेट इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। अब बेसल सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, ये प्रोजेनिटर सेल्स हैं, ठीक है, इंजरी वगैरह में। क्लब सेल्स या क्लारा सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो कोविड है ना वायरस जो है ये आपके क्लारा सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो क्लब सेल जो है वो मेक क्या करते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ एपिथेलियम बनाते हैं। इनका क्या काम होता है, ये नॉन सिलिएटेड होते हैं, ठीक है। जब आप इसको हिस्टोलॉजी में ड्रॉ करते हो ना तो आपने इसके ऊपर सिलिया ड्रॉ नहीं करने होते। ये जो सिलिया इन्होंने ड्रॉ किया ना बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अच्छा ये जैसे भी है ना, इसको जो है वो इतनी बड़ी वैसे डायग्राम बनानी नहीं होती, और डायग्राम ही नहीं बनेगी इतनी बड़ी बनाएंगे तो। अच्छा तो वो ना आपने क्लारा सेल जब बनाने होते हैं ना उनके ऊपर आप सिलिया नहीं बनाते हो, तो ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन को डिग्रेड करते हैं, ये रिजर्वर सेल के तौर पे एक्ट करते हैं, ये सरफेक्टेंट के लिए काम करते हैं। सरफेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो आप मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर बेबी 7 मंथ में डिलीवर हो जाता है ना, मतलब कि प्री मेच्योर बर्थ होती है बेबी की, तो सरफेक्टेंट उनके लंग्स में नहीं होता। और आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कीजिएगा कि किस तरह से हम जो है वो फिर सरफेक्टेंट जो है वो बेबी के अंदर सारा पैसेज करके आर्टिफिशियली जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं सरफेक्टेंट, ताकि वो रह सके, सर्वाइव कर सके। अच्छा उसके अलावा ये हो गया हमारे पास, देखो ना ये टॉक्सिन को डिग्रेड करता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ज़रा फिर कोविड वाले वो सारे सिम्टम्स जो हैं वो इससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह भी करता है कोविड। अच्छा फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल इन दी कंडक्टिंग एयरवे कैन सिक्रीट अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल डेट एड इन लंग डिफेंसेस, ठीक है। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं, मैंने आपको बताया था, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है ना ये चीज़ें सिक्रीट करते हैं जो आपके देखो ना, ये ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, लंग्स, ठीक है, इतना बुरा तो लंग्स नहीं होता, ये लंग, ठीक है। और ये दरमियान में आपका हार्ट पर है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बाहर से चीज़ आनी नहीं चाहिए हलवेला यहाँ, ठीक है। तो अगर आ जाएगी तो नुकसान होगा। यहाँ पे जो इसकी एपिथेलियम है ना, ये जो ये वाली एपिथेलियम है इनकी, ठीक है, जो आपने हिस्टोलॉजी में ड्रॉ की हुई है, ये सिक्रीट करती है कुछ चीज़ें जैसे एंटीबॉडीज़ है, जैसे IgA, डिफेंसिन, पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें अपने इम्यूनिटी में पड़ी हुई हैं। प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की प्रोटीन डैमेज करेंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो तो किल कर सकते हैं, किल करेंगे। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़, ठीक है, सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं। अच्छा ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या, कीमोकाइन, साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं ट्रेडिशनल इम्यून सेल्स, ये जो इम्यून सेल्स को बुलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दे कैन इनिशिएट रिफ्लेक्स ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। fall on walls of the bronchi, the smaller particles make it through the upper airway से स्मॉल पार्टिकल 2 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं ना, वो ऊपर वाले पैसेज वे से ना इधर से बचते बचाते हैं। अगर यहाँ पे आगे आ जाते हैं ना, फिर क्या हो गया कि ये ब्रोंकाई पे फोल्ड करते हैं और फिर वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्स ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कि अगर वो अंदर आ गए हैं तो फिर अब आप जो है वो उसके ब्रोंकाई वगैरह कंस्ट्रिक्ट करके उनको वापस जो है एक तो सिलियरी मैकेनिज्म है जिससे आप भेजोगे, दूसरा ये वाला मैकेनिज्म कि आप कफ करोगे और कफ करके आपके जो अंदर जो स्पीचम वगैरह वो सारा आप बाहर उसको निकाल दोगे। इसे आप बोलते हैं म्यूकोसिलियरी एक्सकेलेटर। अच्छा नेक्स्ट है ना बाद में नेक्स्ट वीडियो।